खेल को लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो इतना तो पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि खेलना अब स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और मैं थोड़ा इसको गहरे में सोचता हूँ और जब मैं देखता हूँ प्रकृति के तमाम छोटे छोटे बच्चों को, जीव जंतुओं को, कुत्ते को, बिल्ली को, यहाँ तक कि चींटे या चूंटी तक को देखता हूँ तो उनकी क्रियाकलापों में मुझे एक तरह का खेल दिखाई देता है। वो खेलते रहते हैं। अगर वो भोजन वोजन पा गए हैं, वह संतुष्ट हैं, तो वो खेलते कूदते रहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा है कि भोजन पा लेने के बाद भी खेलने की इच्छा तो उसमें है, पर वो बराबर मतलब खेलने को अवॉइड करता रहा है। बच्चे हैं तो फिर वो तो किसी अवॉइड को नहीं मानते, स्वीकार कर दे। उनको बाहर नहीं जाने दिया जाए तो घर में ही वह कुछ ऐसा उपाय कर ले जाते हैं कि खेलने लगते हैं। आप देखेंगे कि जिस समाज में या जिस देश में या जिस शहर मोहल्ले में जहां बच्चे कम खेलते हैं, वहां अपराधों की संख्या ज्यादा होती है। और यह तो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी आ गया है, इस पर रिसर्च भी किए जा चुके हैं कि जो बच्चे बचपन में कम खेले रहते हैं वो आगे चल के उनके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति डेवलप कर जाती है। इसको थोड़ा बाइफरकेट करके समझने की आवश्यकता है कि बचपन में जो व्यक्ति नहीं खेला, जो बच्चा नहीं खेला, वह जवानी में आकर के थोड़ा हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो गया। ऐसा क्यों? असल में हमारी जो शरीर है उसमें जो ऊर्जा है वह भी हमारी ही उम्र की तरह बढ़ती है और हमारी ही उम्र की तरह छोटे बच्चे की तरह होती है और बूढ़ी होती है। तो ऊर्जा जब बचपन में, जब आप छोटे थे तो उसके अंदर पूरी ताकत थी और वो पूरी ताकत से काम करना चाहती थी। पूरी ताकत से काम करना इस धरती पर, इस धरा पे तभी संभव है जब आपका मस्तिष्क भी उसको सपोर्ट करे। आप देखिए कि जब आपको कोई काम करना होता है तो आप जल्दी थक जाते हैं, पर अगर आपको खेलने को दे दिया जाए तो आप दिन भर खेलेंगे और आप थकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका मन और मस्तिष्क उसके साथ संलग्न है, उसको आनंद आ रहा है। तो ऊर्जा जो बचपन में खेली नहीं गई, जिसे खिलाया नहीं गया, मुझे लगता है उसकी भी स्मृति होती है। और ऐसा है भी अनुभव में। अगर आप अपनी ऊर्जा को अनुभव कर सकेंगे, अनुभव करने की अगर ताकत आपके अंदर बढ़ गई तो आपको लगेगा कि जो ऊर्जा है उसकी भी स्मृति होती है। और यह जो स्मृति है, वो बार बार वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं कि पेड़ पौधे, हवा, सब में स्मृतियां होती हैं। पानी में तो सबसे ज्यादा स्मृति कही गई है। तो जो आपके अंदर ऊर्जा है, जिसकी इच्छा है निकलने की, निकासी की, जिसके अंदर कहीं बढ़ जाने की, कुछ कर लेने की, कुछ हो जाने की, करा देने की इच्छा है, उसके अंदर स्मृति ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। बुद्ध को अगर समझा जाए तो बुद्ध ने इसी ऊर्जा को, इसी चित्त की ऊर्जा को, उन्होंने तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं किया, पूर्व जन्म को अस्वीकार कर दिया, पर यह जो चित्त की अवस्था है, जो ट्रांसफर होती है किसी व्यक्ति के अंदर, असल में उसी की मुक्ति होती है। तो वह चित्त कुछ और नहीं है, संस्कारों की स्मृति है, जो आपको किसी जन्म में या किसी फॉर्म में मिलती है और फिर वहां से आप जब तक उससे मुक्त नहीं हो जाते तब तक निवृत्ति नहीं होती। तो इस धरा पर जो प्रकृति ने आपको दिया,
आनंद के साथ ऊर्जा निकालने के लिए वो खेल ही है, वो खेलना ही है। अभी मेरे पास मेरे भतीजे बच्चों का फोन आया, वो शायद T20 मैच चल रहा है। मैं तो देखता नहीं हूँ, पहले बहुत देखता था, पहले खेलता भी बहुत था, पर इधर कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि देख नहीं पा रहा हूँ। इसका मलाल है मुझे। मुझे आनंद आता है देखने में, खेलने में। तो सभी बच्चे बहुत प्रसन्न थे। मेरा फोन उन्होंने मुझे किया और हम जीत गए हैं। किसी ने धोनी की टीम को अपना बना रखा है, किसी ने विराट कोहली की टीम को अपना बना रखा है, सबने अपने अपने को कहीं जोड़ रखा है। तो वीडियो कॉलिंग चल रही थी, तो उनके चेहरे पे जो चमक थी वो तो लाजवाब थी। और इस चमक को पाने के लिए दुनिया भर के ब्यूटिशियन लगे हुए हैं, दुनिया भर के योगी लगे हुए हैं, दुनिया भर के ध्यानी लगे हुए हैं कि यह चमक, यह आनंद की लहरियां उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर, उनके मन मस्तिष्क में दौड़ जाए। पर बच्चों को तो ऐसा लगता है कि जो प्रकृति है वो निहाल होकर के बांट रही है वह चमक। तो जो बच्चा बचपन में नहीं खेला रहेगा, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो शक्ति है, जो उसे प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, मिली हुई है, वो रिवेंज करेगी। और जब वह रिवेंज करेगी तो वह हिंसात्मक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाएगा। क्यों? उसे खुद भी नहीं पता होता। किसी कत्ल करने वाले से या किसी बदमाश से आप पूछें कि अगर आप पूछते चले कि तुमने यह जो कुकृत्य किया है, इसके पीछे का कारण क्या है, और अगर आप एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि उसे खुद भी नहीं पता होगा कि वह कार्य क्यों कर रहा है ऐसा। और इसीलिए तो कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। और साइकोलॉजिकली और फिलोसफिकली ये बात बहुत सही है, क्योंकि जिसे खुद भी नहीं पता है कि वह यह अपराध क्यों कर रहा है, उसे दंड किस बात का? बुद्ध के पास या महावीर के पास कोई जाए तो उन्हें दंड देने का विधान अगर दिया जाए तो यही कहेंगे कि इसका दंड यही है कि इसे रूपांतरित करने में लगा दिया जाए। रूपांतरण ही दंड है और रूपांतरण ही उसके लिए पुरस्कार हो जाएगा। बुद्ध के पास तो कोई पहुंचे, महावीर के पास कोई पहुंचे, जीसस के पास कोई पहुंचे, कृष्ण के पास कोई पहुंचे, तो उसका रूपांतरण ही, उनका होना ही उसके लिए पुरस्कार हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि खेल खेलना बहुत जरूरी है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जीवन में जो समस्त कार्य हैं उसके पीछे जो दो चेतनाएं काम कर रही हैं। एक चेतना तो है सौंदर्य की और एक चेतना है खेल खेलने की। और मुझे तो यह लगता है कि किसी ने कहा है कि आलस्य ने सभी चीजों को निर्मित किया, सभी टेक्नोलॉजी को निर्मित किया। क्यों? हमें हवा ठीक से नहीं लग रही थी तो किसी आलसी को समझ में आया कि कोई मेरे चेहरे पे पंखा चलाए, किसी तरह ऐसा कुछ जुगाड़ फिट हो जाए, तो शायद पंखे का निर्माण हुआ। पर मैं दूसरी दृष्टि देखता हूं। मुझे लगता है कि जिन वैज्ञानिकों के दिमाग में खेलने की बचपन की प्रवृत्ति रही है और खेलने की प्रवृत्ति उनकी बात तक रही है, उन लोगों ने ज्यादा चीजों का निर्माण किया है। क्यों? क्योंकि खेल खेल में जो चीजें आपको प्राप्त होंगी वो अनायास होंगी, और जो चीजें अनायास होती हैं उसके पीछे अद्भुत आश्चर्य और विस्मय का विधान, प्रकृतितः विधान छुपा होता है। ये जीवन भी एक विस्मय है, ये शरीर जो हमें मिला वह भी एक विस्मय है। कहा भी गया है कि ब्रह्म को क्रीड़ा करने की इच्छा हुई, उन्होंने ब्रह्मांड का, जगत का निर्माण किया।
तो ब्रह्म भी खेलते ही हैं, ब्रह्म भी खेल ही रहे हैं। और इस खेल के विधान में जो सबसे अच्छा खेलता है वो उस ब्रह्म जैसे कैप्टन का सबसे करीबी होता है। नाट्य को कहा ही गया है, हमारे भारत में कहा जाता है कि नाट्य खेला जाता है। नाट्य का मंचन तो बहुत बाद में, जब उसको विद्या स्वीकार कर लिया गया और उस पर बहुत सारे शास्त्रों का विधान खड़ा किया गया, तो नाट्य मंचन शब्द हुआ। असली बात तो खेलना है, गीत खेलना है, गीत गाना नहीं है। जहां गाना आ गया, जहां शास्त्र आ गया, वहां खेल खत्म हो जाएगा। फिर वहां विद्या की और लड़ाई की और इन सारी चीजों की बातचीत खड़ी हो जाएगी। अच्छा, बड़े मजे की बात है, अचानक मुझे ध्यान आ गया। ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, जो लोग कुंडली वगैरह देखते दिखाते हैं, एक जमाने में कुंडली को जानना समझना मेरे लिए भी एक खेल की तरह शुरू हुआ था। और उसके जो मैथमेटिकल टर्म्स थे वो मुझे मजा देते थे। बहुत गहराई तक गया और बहुत सारी चीजें तो इसमें बड़ी ही वैज्ञानिक और तार्किक हैं। जगत के नियमों को जो लोग सांख्य को पढ़े हैं, जो लोग 24 तत्वों को और ईश्वर के विधान के गणित को समझते हैं, वह अगर ज्योतिष के नियमों को देखे तो उसके अंदर के जो संवाद हैं, उसके अंदर के जो रिश्ते हैं, उनको समझ में आएगा। पर अक्सर ज्योतिषाचार्यों में आम कथन है कि जब वो छोटे बच्चों की कुंडली देखते हैं तो कहते हैं अभी इनके बच्चों के ग्रह सोए हुए हैं, अभी जवान नहीं हुए हैं। तो कुंडली थोड़ी जब ये 8 वर्ष के हो जाएंगे या 12 वर्ष के हो जाएंगे या 18 के हो जाएंगे तो सारे ग्रह अपना अपना फल देना शुरू करेंगे। हर ग्रहों की अपनी अपनी उम्र है और पर्टिकुलर ज्योतिष में कहा जाता है कि पर्टिकुलर ग्रह किस घर में बैठे हुए हैं और किस घर में बैठे हुए उस हिसाब से उनकी उम्र तय होती है, उनके जवान होने की या बूढ़े होने का डिग्री तय किया जाता है। खैर, ये दूसरी बात हो गई, कभी ज्योतिष पर बातचीत करेंगे। तो कहते हैं कि वो ग्रह सोए हुए हैं। मैं जब उनकी बातों को सुनता हूं तो मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। मैं देखता हूं कि जो बच्चे हैं, दुनिया भर के बच्चे, अगर ग्रह सोए हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, वो आपस में खेल रहे हैं। कहते हैं कि मंगल ग्रह का राहु से उसकी मित्रता नहीं है, चंद्रमा की राहु से नहीं है। वो एक पुराण में तो कथा ही है कि वो शादी वगैरह है। अब इस पे जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी कि चंद्रमा की पत्नी और राहु और ये वो बहुत सारे पौराणिक आख्यान मिलते हैं। तो वह एक दूसरे को देख के ही चिढ़ते हैं। अगर वो उसके घर में बैठ जाए या उसके घर में चला जाए तो पूरी कुंडली डिस्टर्ब हो जाती है। पर बच्चों में ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई पड़ती। उसके पीछे कारण यह है कि अगर बच्चा है, वो जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि ऊर्जा अभी छोटी है, बच्ची है या बच्चा है, वो जवान होगी, ऐसे ही ग्रह भी जवान होते हैं। तो जब तक वो बच्चे होते हैं तो वो आपस में खेलते रहते हैं। उनके अंदर अभी कोई प्रतिस्पर्धा की, कोई वैमनस्य की, कोई दुश्मनी की बात नहीं पैदा हुई। हाँ, यह एक ज्योतिष का विद्यार्थी ये प्रश्न कर सकता है कि छोटे बच्चों की भी तो तबीयत खराब होती है, उनको भी तो कष्ट मिलते हैं। तो इसका मतलब छोटे बच्चों के क्या कहते हैं, छोटे बच्चों के ग्रह आपस में लड़ने लगे, लड़ने लगते हैं। ऐसा भी होता है क्या? छोटे बच्चों को लड़ते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं आपको? छोटे बच्चे एक दूसरे को ढकेल देते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि खेल के मैदान में दो छोटे बच्चे लड़ रहे हों और उन्होंने ढकेल दिया हो, भले ही मंशा ऐसी ना हो, और किसी बच्चे की मृत्यु हो गई। तो एक तो कारण यह है, वह अपवाद स्वरूप होता है। अपवाद हर जगह होते हैं। और एक तो स्मृति की होती है। कभी कभी ग्रह जो कुंडली में सोए रहते हैं, उनको पूर्व जन्म की स्मृति उनके अंदर ताजा रहती है। और बड़ी मुश्किल की बात यह है कि
हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हमारे अंदर भी पूर्व जन्म की स्मृतियां बहुत हमें याद रहती है, और हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ये स्मृतियां धुंध पड़ती हुई खत्म हो जाती हैं। पर ग्रहों के साथ ऐसा नहीं है, हमारी आंतरिक बनावट में ऐसा नहीं है। हमारी आंतरिक ऊर्जा हो, हमारे ग्रह हो, इनकी स्मृतियां और पैनी होती जाती हैं जैसे जैसे ये अपनी उम्र के जमाने में पहुंचती हैं। तो आंतरिक विज्ञान बिल्कुल उल्टा है, इसको समझने की आवश्यकता है। और जो बाह्य विज्ञान है, जो जीवन का विज्ञान है, वो सीधे दूसरे गति की तरफ है। खेल बीच में है। खेलना विज्ञान भी है, जीवन भी है, पूर्व जन्म भी है, यह जन्म भी है। इसके बीच में कोई कोई राजनीति नहीं है। इसलिए खेलना अपने जीवन में, खेल खेलते रहना बहुत आवश्यक है। और जो व्यक्ति जितना खेल खेलता है वो व्यक्ति उतना ही सहज और उतना ही सरल हो जाता है। उसके अंदर मानसिक विकृतियों की जो परिस्थितियां होती हैं वो कम उसे उस पर आरोपित हो पाती हैं। तो खेलना चाहिए और अपने बच्चों को विशेष कर खिलवाना चाहिए। आज रात में कुछ खेल पर चर्चा हो गई हम लोगों की। आज इतना ही। साधु।